अब हम रुख करते हैं अपने गेस्ट ऑफ ऑनर की ओर, जो कि हैं ब्रिगेडियर आर एस चिकारा साहब। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस ट्रस्ट एक तरीके से इन्हीं की देखरेख में चल रही है पिछले कई साल से, और नेताजी को लेकर जितनी भी रिसर्च होनी चाहिए या बात होनी चाहिए हमारे समाज में, वो पिछले कई साल से ब्रिगेडियर चिकारा जी के देख रेख में हो रही है। ब्रिगेडियर चिकारा जी। जय हिंद। प्रोफेसर कपिल कुमार जी से मैं केवल इतना कहना चाहूँगा कि लगे रहो मुन्ना भाई, छोड़ना मत। हमारी तकरीबन रोज़ बात होती रहती है और सारी सूचनाएं जो उनको मिलती रहती हैं वो मुझे बताते भी रहते हैं, लेकिन एक पुस्तक के रूप में उन्होंने सब छापी हैं। ये उनकी हिम्मत की दाद देनी होगी कि उन्होंने कोई चीज़ छुपा के नहीं रखी है या कोई चीज़ टेढ़ी मेढ़ी करके नहीं बताई है। पुस्तक के बारे में आगे विचार विमर्श होता रहेगा। मैं चंद लफ्ज़ इस ट्रस्ट के बारे में कहना चाहता हूँ। 2003 में मैंने ये ट्रस्ट में काम करना शुरू किया था। पहले हम बच्चों के स्कूलों में जाते थे और लेक्चर्स दिया करते थे। 2006 में हमने नेताजी का जन्मदिन नेताजी सुभाष मेमोरियल लेक्चर के माध्यम से मनाना शुरू किया था। उस समय कांग्रेस का राज था। मुझे बड़ा अचंभा हुआ था जब केवल एक दफ़ा चिट्ठी लिख देने से उस समय के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने हमारी पहली इस श्रृंखला का जो था मेमोरियल लेक्चर, उसमें चीफ गेस्ट आने का इरादा जाहिर किया। वो आए, लेकिन वो क्या बोले? उन्होंने कहा कि इस देश के संसाधनों पर सबसे पहला हक मुसलमान लोगों का है, माइनॉरिटीज़ का है। खैर, हमने जितना संभव हो सका स्टेज पर ही इसका जवाब दिया, लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई कि हिंदी मीडियम के जो अखबार हैं उन्होंने हमसे कुछ बहुत ज़्यादा इस बात को उछाल करके उसकी आलोचना की। उसी समय हम एक सुवेनियर छापा करते थे। मणिशंकर अय्यर जी से मेरी बात हुई। मैंने उनको कहा कि आप एक लेख लिखिए नेताजी के जीवनी पर, हम छापना चाहते हैं। उनके शब्द थे कि ब्रिगेडियर साहब, मैं लेख लिख दूंगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आई डोंट लाइक द मैन। सो आई टोल्ड हिम, थैंक यू वेरी मच बट नो थैंक यू, आई डोंट नीड योर आर्टिकल। नहीं चाहिए तुम्हारा लेख जो नेताजी के। तो वो समय भी गुजर गया। फिर 2012 में हमें मौका मिला अहमदाबाद में जाकर के एक फंक्शन करने का। उस वक़्त हमारे मनोनीत चेयरमैन जो थे ट्रस्ट के, वो एक बड़े पुरानी कांग्रेसी थे। वो नेताजी के भक्त थे, लेकिन उनको कांग्रेस हाईकमांड से बड़ा डर लगता था। तो जब ये फंक्शन करने की बात आई तो उन्होंने इनकार कर दिया कि भाई मैं अगर स्टेज पर जाऊंगा तो मेरे को तो कत्ल कर देंगे। खैर, वो फंक्शन हुआ और मुझे बड़ा मौका मिला मोदी जी से बात करने का 2, 3, 4 दफ़ा। उस समय
मुझे एक बात क्लियर हो गई कि जो मैं चाहता हूँ नेताजी के बारे में या ट्रस्ट चाहता है नेताजी के बारे में करना, वो मोदी जी कर सकेंगे। 2014 में प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद मोदी जी जब सेटल डाउन हो गए तो 2018 में उन्होंने इस देश को नेताजी म्यूज़ियम दिया, INA म्यूज़ियम दिया लाल किले में। और उसके फ़ौरन बाद 2 मंत्रियों को ये आदेश दिया कि आप छिकारा जी के साथ बैठ कर के वो सब चीज़ें लिखिए कि जो काम इस देश में होने चाहिए नेताजी के बारे में, उनकी याददाश्त को, उनकी लेगेसी को सॉलिडिफाई करने के लिए उनकी फहरिस्त लेकर के मुझसे बात कीजिए। दुर्भाग्यवश उन मंत्रीगण को समय नहीं मिला 1 साल तक मेरे से मीटिंग करने का। केवल उन्होंने टेलीफोन पर इतना बताया कि हाँ हमें आदेश मिला है, लेकिन मिलेंगे कभी। वो मिलने का दिन नहीं आया तो 2019 में मैंने एक चिट्ठी लिखी प्रधानमंत्री जी को और उन्होंने वो चिट्ठी पढ़ के हमें बुलाया कि आइए आप ही बात करिए। उस चिट्ठी में 21 पॉइंट शामिल थे। मेरे मित्र जनरल बख्शी बैठे हैं, इनका भी एक पॉइंट था कि नोट पर जो फ़ोटो है गांधी जी का वो ना हो करके नेताजी का फ़ोटो होना चाहिए। वो पॉइंट भी हमने लिख कर दिया था, लेकिन मोदी जी शायद हम सब से बहुत आगे हैं। उन्होंने कहा छिकारा जी ये नहीं चलेगा, कल को मायावती की फ़ोटो लगेगी, कल को काशीराम की फ़ोटो लगेगी, परसों को ममता बनर्जी की फ़ोटो लगेगी। ये फ़ोटो कब तक बदलते रहेंगे आप? गांधी जी को उधर ही रहने दीजिए। तो गांधी जी वहीं हैं और आशा है वहीं रहेंगे। एक छोटी बातें मैं अनुसंधान हिस्टोरिकल रिसर्च के बारे में भी कहना चाहूँगा। हमने बहुत सारी फैक्ट्स, प्रोफेसर माखनलाल हुए, प्रोफेसर कपिल कुमार हुए, और भी साहित्यकार हुए, बहुत सी चीज़ें खोद के निकाली हैं जो गुम कर दी गई थी जानबूझकर। प्रधानमंत्री जी ने भी कुछ चीज़ें उजागर की हैं फाइलें डिक्लासीफाई करने के बाद। लेकिन अभी तक मैं समझता हूँ कि हमारे साहित्यकारों का और सोच समझ रखने वाले लोगों का एक बात पर विचार नहीं पहुँचा है। हिंदुस्तान की आगे की जो नीति है उसमें 2 खोट हैं। एक खोट है सोशल डिसोनेंस, सोशल डिस्कॉर्ड, और एक चीज़ है रिलीजियस डिस्कॉर्ड। रिलीजियस डिस्कॉर्ड पर यानी धर्म के आधार पर सोसाइटी का विभाजन, इस पर बहुत लोग पॉलिटिकल दांव-पेच खेलते रहते हैं और ये विषय भी पॉलिटिकल बना दिया गया है। लेकिन एक विषय ऐसा है जो इससे भी ज़्यादा घातक है और वो विषय है जातिवाद। मैं जाट हूँ, आप पंडित जी हैं, आप हमारे साथ बैठ कर के खाना नहीं खाएंगे, आप शेड्यूल्ड कास्ट हैं, आपके घर हम नहीं जाएंगे। ये सब चीज़ें जो हैं ये इस देश को बहुत नुकसान पहुंचाने वाली है। जहाँ तक धर्म है वो हमें 3-4 भागों में बांट सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। मुसलमान, हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, जुडाइज़म को मानने वाले, इससे ज़्यादा वो जा नहीं सकते। लेकिन जब हम जाति लेते हैं तो हमारे यहाँ कहावत है 36 जाति हैं। तो जातिवाद जैसे तुमको बांट देगा उसका हमारे पास कोई इलाज नहीं है। उसका इलाज कोई सरकार कर भी नहीं सकती, कोई पॉलिटिशियन करना भी नहीं चाहेगा। उसका जो इलाज है वो हमारे चिंतकों को करना पड़ेगा। हमारे सोशल चिंतक जो हैं
उनको ये सोच करके उसका इलाज करना है। नेताजी कहते थे कि द ग्रेटेस्ट कर्स ऑफ इंडिया इज इट्स कास्ट सिस्टम। जब तक उस कास्ट सिस्टम को ख़त्म नहीं किया जाएगा देश से, देश बढ़ता रहेगा, और जितना देश बढ़ता रहेगा वो देश कभी भी ताकतवर देश नहीं बन सकता। नेताजी चाहते थे कि हिंदुस्तान एक ताकतवर देश हो ताकि दुनिया में उसकी इज्जत हो, और हम ही उसके पैर काट रहे हैं। तो ये एक मेरी तरफ से मैसेज है कि भाई जात पात को सबसे बड़ा दुश्मन मान करके उसके खिलाफ काम करना है। धर्म के विषय में भी यही बात है, लेकिन वो छोटा अवगुण है, जात पात का बड़ा अवगुण है। इतना कहते हुए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जय हिंद। शुक्रिया चिकारा जी।